नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री चल रही है और राजस्थान हिस्ट्री में आज की जो क्लास है वो है राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित और राजवंशों के इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित में लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो डाल चुका हूँ और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी करवा चुका हूँ। अब हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल समझ आएंगे, उसके बाद में राजस्थान की संस्कृति जो है उससे संबंधित क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? कि मेवाड़ के कौन से शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गुहिल वंश क्या कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। तो इनमें से कौन है? तो दोस्तों, रतन सिंह की मृत्यु के बाद, किनके बाद? रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो है ये गुहिल वंश क्या कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। दोस्तों, आपको पता होगा 1303 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कहाँ पर? चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है। और इसी युद्ध में राणा रतन सिंह जो है वो परास्त हो गए, हार गए और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद गुहिल वंश जो है उसका अंत हो गया और आगे चलकर एक नया वंश क्या बना? सिसोदिया वंश कहलाया। मतलब यही जो मेवाड़ है ये सिसोदिया वंश के रूप में हम कह सकते हैं पुनर्जीवित हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया? इनमें से कौन सा स्थान है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया। वही बात दोस्तों, किस समय? 1303 ईस्वी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह उस समय वहां के शासक थे और उनके हार जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्र, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया। तो ये घटना कब हुई? ये 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। हारा कौन? रतन सिंह हारा। और उसके बाद में अलाउद्दीन ने किसकी नियुक्ति करी? अपने पुत्र खिज्र खां की नियुक्ति करी और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है गोरा बादल वीर सेना नायक किसके सेनापति थे? आपने बहुत बार सुना होगा, बड़े वीर योद्धा थे गोरा बादल वीर सेना नायक। किनके सेनापति थे? तो ये रतन सिंह के कौन थे? सेनापति थे। गोरा बादल नामक इन दोनों वीरों ने लगभग 1000 सैनिकों को संगठित कर अपने राजा रतन सिंह को बंदी गृह में आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, चित्तौड़ के युद्ध में दोनों शहीद हो गए और दोनों वीरों की जो छतरी है वो कहाँ लगा दी? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लगा दी। कौन से? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लगा दी। ठीक है। तो वो है गोरा बादल जो है ये रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है गोरा बादल की छतरी स्थित है कि इनमें से गोरा बादल की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताई है गोरा बादल की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन चित्तौड़ की रानी व रतन सिंह की पत्नी पद्मनी की ऐतिहासिकता पर कौन सा ग्रंथ प्रकाश डालता है? चित्तौड़ की रानी और रतन सिंह की पत्नी, एक ही बात है, उसी की बात हो रही है और वह कौन है? पद्मनी है। उसकी ऐतिहासिकता निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है उसकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालता है? तो वह कौन है? वह पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत जो ग्रंथ है ये पद्मावत ग्रंथ ही पद्मनी जो रतन सिंह की पत्नी है उसकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, वही बात है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक उद्देश्य ये भी था कि वो पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। इसी वजह से उन्होंने किस पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किसने किया था? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसी तथ्य की ऐतिहासिकता शेर शाह सूरी के शासनकाल में कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा ग्रंथ का नाम क्या है?
पद्मावत। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ जा चुका है कि पद्मावत ग्रंथ की रचयिता है या पद्मावत को लिखने वाले कौन है। तो पद्मावत ग्रंथ को लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला या उससे संबंधित जानकारी उन्होंने दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संबंध में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कौन से शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन था, राणा हम्मीर ने। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों पता होगा राणा हम्मीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया, चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया, जो राणा रतन सिंह के समय खो दिया गया था। उसी चित्तौड़ को 1326 ईस्वी में किसने प्राप्त किया, राणा हम्मीर ने प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया था। इसी कारण राणा हम्मीर को कौन सी उपाधि दी गई थी, विषम घाटी पंचानन इसे कहा गया। कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ को प्राप्त किया, लेकिन पुनः 1326 ईस्वी में कौन, राणा हम्मीर जो है वो किसको प्राप्त किया, उन्होंने वापस चित्तौड़ को प्राप्त कर लिया। इसी वजह से उनको कहा गया विषम घाटी पंचानन। किस प्रशस्ति में कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण निम्न में से कहाँ करवाया। तो राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो है वो कहाँ बनाया था, चित्तौड़ में बनवाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रतन सिंह के भाई कुंभकर्ण मेवाड़ को छोड़कर कहाँ पलायन कर गए। कि रतन सिंह के भाई जो कुंभकर्ण हैं वो मेवाड़ को छोड़कर निम्न में से कहाँ चले गए थे। तो वो चले गए थे कहाँ, नेपाल चले गए थे। दोस्तों मेवाड़ के शासक समर सिंह के दो पुत्र, समर सिंह कौन, समर सिंह मेवाड़ के शासक, उनके क्या थे, दो पुत्रों में एक तो कौन, रतन सिंह एक योग्य पराक्रमी शासक था, और रतन सिंह का भाई जो है वो कौन था, कुंभकर्ण। ये पहले से ही मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए थे, ये नेपाल पलायन कर गए थे। इस कारण रतन सिंह को क्या बना दिया गया, रतन सिंह को चित्तौड़ का शासक बना दिया गया। किसका शासक, चित्तौड़ का शासक बना दिया गया। इस कथन की पुष्टि कौन से किससे मिलती है, तो ये इस कथन की जो पुष्टि है वो मिलती है दोस्तों हमें कुंभलगढ़, कौन से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंगी महात्म्य जो है उससे प्राप्त होती है इस बात की कहानी कि रतन सिंह के भाई कुंभकर्ण जो है वो मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए थे, वो नेपाल चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा हमीर के शासन काल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया। राणा हमीर जब शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया। तो उस समय दिल्ली के सुल्तान थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक व राणा हमीर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको आपको पता होगा दोस्तों। उस युद्ध का नाम क्या है, सिंगरौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है, सिंगरौली का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये सिंगरौली ये सिंगरौली दोस्तों वर्तमान में कहाँ है, तो ये सिंगरौली वर्तमान में कहाँ है, ये उदयपुर है। ये कहाँ है, उदयपुर। इसी समय राणा हमीर पर आक्रमण किया था किसे, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो सिंगरौली का युद्ध हुआ था। किन दोनों के बीच, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगरौली का युद्ध किन के मध्य हुआ था। तो सिंगरौली का युद्ध राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ है। चलिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से संबंधित एक अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली का युद्ध हुआ किन के बीच। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य हुआ। कौन सा युद्ध, सिंगरौली का युद्ध हुआ। और सिंगरौली जो है ये कहाँ है, ये उदयपुर में है। कहाँ है, ये वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा के शासन काल में जावर में चांदी की खानें निकली। मतलब ये एक समय है कि मेवाड़ का कौन सा शासक था इनमें से जिस समय जावर जो प्रसिद्ध खनिजों की जब आप बात करते हो तो उस समय चांदी की जो खनन की है उसमें खान का नाम आता है और वह कौन सी है, जावर की खान। तो जावर की खान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये निम्न में से कौन से शासक के समय तैयार हुई, तो ये इनमें से कौन से, ये है राणा लाखा के समय। कौन सी है, राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खानें तैयार हुई है। तो दोस्तों इससे संबंधित और अगर आप जानकारी चाहें तो देखिए 1382 ईस्वी में राणा लाखा जो है 1382 ईस्वी में राणा लाखा जो है वो किसकी गद्दी पर बैठा था,
चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था। मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से ग्रसित था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के बड़े सुल्तान जो हैं वो चित्तौड़ पर कई बार आक्रमण कर चुके थे और इसकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया था। लेकिन इसी समय जब राणा लाखा गद्दी पर बैठे, उसी समय जावर जो चित्तौड़ स्थित है उदयपुर में, वहाँ चांदी की खान निकल आई और उसकी वजह से उस चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र की जो आर्थिक समस्याएं थी वो हल हो गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम कह सकते हैं कि यह घटना एक राज्य की, मेवाड़ राज्य की उन्नति की घटना रही है, उन्नति का काल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसमें से राणा लाखा है उसके समय एक बंजारा था जिसका नाम क्या था? पिच्छू बंजारा। कौन सा बंजारा था? पिच्छू नामक एक बंजारा था, जिसे चिड़ीमार बंजारा भी कहा जाता है। साहित्य में चिड़ीमार नाम भी आता है कि चिड़ीमार बंजारा। ठीक है, ये राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू नामक एक बंजारा था और उसने अपने बैल की स्मृति में पिछोला गांव में एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम क्या है? पिछोला झील। ठीक है, तो पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के शासनकाल में बनवाई किसने? पिच्छू बंजारा ने बनवाई। अगला क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ? मारवाड़ की, देखिए मेवाड़ नहीं है, यहां शब्द क्या है? मारवाड़। एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। ठीक है, उनका विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ है? तो उनका जो विवाह है वो राणा लाखा के साथ होता है। दोस्तों, मेवाड़ शासक राणा लाखा के शासनकाल का सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में मारवाड़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? हंसाबाई से विवाह किया। लेकिन ये विवाह इस शर्त पर हुआ कि लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कौन? कुंवर। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कौन? उसका नाम क्या है? कुंवर चूड़ा जो है वो क्या बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। किसके बाद? राणा लाखा के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कुंवर चूड़ा बनेगा। इस शर्त के आधार पर राणा लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ क्या किया था? विवाह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपुताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजपुताना का जो भीष्म पितामह है वो कहा जाता है कंवर चूड़ा को। किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दोस्तों पहले पूछा जा चुका है और अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह के और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो मेरे इस यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी बात की कमी हो तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। तो देखिए, राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा, एक शर्त के आधार पर राणा लाखा का विवाह हुआ। अभी पीछे का जो क्वेश्चन उसमें हमने बात करी है, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ विवाह हुआ, उससे उत्पन्न पुत्र कुंवर चूड़ा जो है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो कुंवर चूड़ा को राजपुताना के इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चूड़ा ने सारा राज्य हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र कौन? मोक्कल को प्रदान कर दिया गया। किसको प्रदान कर दिया गया? मोक्कल को दे दिया गया। ये उसके पिता भीष्म पितामह है, मतलब पिता की शर्त को कुंवर चूड़ा ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसलिए इनको राजपुताने का भीष्म पितामह कहा जाता है। धनेश्वर भट्ट, झोंटिंग भट्ट नामक संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? बहुत महत्वपूर्ण, अपने शायद पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। धनेश्वर भट्ट और झोंटिंग भट्ट नामक दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, वो किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो ये राणा लाखा के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे दोस्तों आप बिल्कुल याद रखें। राणा लाखा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो राणा लाखा के बाद में हंसाबाई से उत्पन्न संतान जो कौन? मोक्कल जो है उसको गद्दी पर बिठाया गया। इसलिए राव चूड़ा को क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। इसी की शर्त के आधार पर उन्होंने उसे मेवाड़ का शासक बनाया। किसके बाद में? राणा लाखा की मृत्यु के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंवर चूड़ा मेवाड़ को छोड़कर किस स्थान पर पलायन कर गए? कुंवर चूड़ा जो है ये मेवाड़ को छोड़कर, क्यों? क्योंकि राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोक्कल को उसका शासक बना दिया गया, उत्तराधिकारी। उस समय कुंवर चूड़ा है वो मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो कुंवर चूड़ा जो है वो मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मांडू। और ये मांडू शब्द ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। कहाँ चले गए थे? ये मांडू चले गए थे।
योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इससे पहले क्वेश्चन आया था धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट का नाम आया था, और यहाँ क्वेश्चन आया योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ थे, ये निम्न में से किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये बढ़ाते थे राणा मोकल। वो पहले वाले जो धनेश्वर भट्ट थे वो तो किसके थे, वो तो राणा लाखा जो है उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और उन्हीं के पुत्र राणा जो मोकल है उसके दरबार में संगीतज्ञ रहते थे। एक का नाम योगेश्वर भट्ट था और दूसरे का नाम क्या था, विष्णु भट्ट था। वो उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वास्तुकार फना वसील किसके दरबार में थे। कि एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे वो जिनका नाम क्या था, फना। ये इस तरह लिखा जा सकता है दोस्तों, फना मना वसील, इसी तरह से उस समय लिखे जाते थे, फना मना वसील एक ही व्यक्ति का नाम है। वो किसके दरबार में थे, ये प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, ये राणा मोकल के दरबार में थे। ये वास्तुकार फना मना वसील जो नामक जो वास्तुकार हैं ये राणा मोकल के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी। कि इसमें से कौन सा मेवाड़ का शासक है जिससे सबसे ज्यादा उपाधियां प्राप्त थी, तो वह था कौन, राणा कुंभा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा राणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से लेकर 1468 के मध्य रहा है। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा जो है ये कहलाते थे अभिनव भट्टाचार्य। क्या कहा जाता था, अभिनव 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 भट्टाचार्य भी इनको कहा जाता था। इनको हाल गुरु क्या कहते थे, हाल गुरु, शैल गुरु क्या कहते थे, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, छापे गुरु, दान गुरु क्या कहते थे, दान गुरु, महाराजाधिराज, हिंदू सुल्तान, राणा रासो आदि जो उपाधियां हैं वो किनको मिली हुई थी, राणा कुंभा को मिली हुई थी। और दोस्तों आपको पता होगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। निम्न में से किसे हाल गुरु, सोल गुरु कहा जाता था, छाप गुरु, दान गुरु इनमें से किसे कहते हैं, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे दी गई, राणा रासो की उपाधि किसे दी गई। तो ये सभी उपाधियां किसको मिली है, राणा कुंभा को। तो मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण शासक राणा कुंभा है जिससे सबसे ज्यादा उपाधियां प्राप्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। कि इसमें से मेवाड़ का कौन सा शासक है जिससे कौन सी कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, एक बहुत अच्छा युग कहा जाता है, तो वह राणा कुंभा के युग को ही मेवाड़ के शासन में स्थापत्य कला और स्वर्ण काल का हम उपमा दे सकते हैं। क्योंकि राणा कुंभा जो है वो स्थापत्य कला, कहने का मतलब कला प्रेमी आदमी थे, इसी वजह से इनको हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, राणा रासो की उपाधियां दी गई थी। इनके दरबार में बहुत से स्थापत्य के कवि और कलाएं इनके पास थी, इसी वजह से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये किसके काल को कहा जाता है, राणा कुंभा के काल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यानुरागी संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्यानुरागी और संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा जो है ये क्या थे, विद्यानुरागी थे, संगीत के प्रेमी थे, इसलिए राणा कुंभा को कहा जाता था, क्या कहते थे, इसलिए उनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अभिनव भट्टाचार्य। देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा को हाल गुरु, कौन सी उपाधि, हाल गुरु की जो उपाधि है ये पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पर्वतीय जो दुर्ग हैं उन दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको कहते थे हाल गुरु। ठीक है, राणा कुंभा जो है ये दोस्तों अस्त्र और क्या, शस्त्र विद्या का इनको ज्ञान प्राप्त था, इसलिए इनको कहा जाता था शैल गुरु। क्या कहा जाता था, शैल गुरु। और ये थे विद्या अनुरागी, संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको कहा जाता था अभिनव भट्टाचार्य। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राणा कुंभा को हाल गुरु क्यों कहा जाता था, तो ये पर्वतीय दुर्गों के स्वामी थे, इसलिए इनको हाल गुरु कहा गया। अस्त्र शस्त्र विद्या में बड़े निपुण थे, ज्ञान रखते थे, इसलिए इनको शैल गुरु कहा गया। और इसी के साथ ये विद्यानुरागी और संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या किसने की। राणा कुंभा के पिता मोकल जो है उनकी हत्या करने वाले कौन है, तो राणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या करने वाले चाचा और मेरा थे। कौन थे, चाचा मेरा जो है उन्होंने किसकी हत्या की थी, राणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या
की थी। दोस्तों राणा मोक्कल की हत्या हम ये कह सकते हैं क्षेत्र सिंह के पासवान के पुत्र चाचा व मेरा द्वारा की जाने के बाद 1433 ईस्वी में कुंभा कौन बैठा था? गद्दी पर बैठा था। कहाँ बैठा? कुंभा गद्दी पर बैठा। कब? 1433 ईस्वी में। ठीक है, तो राणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या करने वाले कौन थे? चाचा मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक बनाया क्या? विजय स्तंभ बनाया। ये विजय स्तंभ किसकी खुशी में बनाया? कौन सी विजय की स्मृति में इन्होंने इसका निर्माण करवाया? तो दोस्तों मालवा विजित किया था। किसने? राणा कुंभा ने। इसी की वजह से एक ऐतिहासिक इमारत जिसको कहते हैं विजय स्तंभ, जो लगभग 120 फीट क्या है? ऊंची है। और लगभग कितनी मंजिला है? 9 मंजिला एक ऊंची इमारत है जो डमरू के समान है। इस ऊंची इमारत का निर्माण जो है वो किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन आ सकता है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया तो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। आकृति कैसी है? डमरू के नुमा दूर से दिखाई देती है। कैसी? डमरू, जो बजने वाली डमरू होती है उसके आकार की, शिव वाली जो डमरू है उसके आकार की आकृति दिखाई देती है। कितनी फीट ऊंची है? 120 फीट ऊंची। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला ऊंची क्या है? इमारत है। ठीक है, ये वहां पर मालवा के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? सन भी दे दी है कि 1437 में मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में इनमें से कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य ये युद्ध हुआ है। दोस्तों इसी युद्ध में राणा कुंभा जो है ये विजयी होते हैं और महमूद खिलजी है उनकी क्या होती है? पराजय होती है। क्या होती है? पराजय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की ऐतिहासिक चंपानेर की संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी। देखो चंपानेर की संधि, बहुत से क्वेश्चन एक साथ बने यहाँ पर कि राजपूताना की ऐतिहासिक चंपानेर की संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि किन के बीच हुई? तो मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई। संधि करने का कारण क्या था? तो दोस्तों संधि करने का कारण था राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। क्यों? क्योंकि उससे पहले सारंगपुर के युद्ध में कौन हार चुका था? मालवा का शासक महमूद खिलजी हार चुका था। इसी वजह से वो अब उससे हराना चाहता था और राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना चाहता था। इसलिए दोनों मिलकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में चंपानेर की संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने कुशाला माता के मंदिर का निर्माण निम्न में से कहाँ कराया? तो कुशाला माता का जो निर्माण है वो बदनौर में करवाया। बदनौर जो है ये दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा के बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की शिला, हिंदू देवी देवताओं के विश्वकोश कहा जाता है? कि इनमें से कौन सी महाराणा कुंभा द्वारा बनाई गई एक इमारत है जिसे कितनी उपाधि? हिंदू देवी देवताओं का, जिसे अजायब घर भी कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं की शिला कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश जिसे कहा जाता है, वह इमारतें कौन सी है? तो दोस्तों वह इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ ही है जिसको इतनी उपाधियां दी गई हैं और ये किसके द्वारा बनाया गया? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ को किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार के समक्ष रखा? कि इनमें से कौन सा इतिहासकार ऐसा है जिसने विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ को दिल्ली के कुतुब मीनार की संज्ञा दी है कि लगभग उसके समान ये हमें दिखाई देता है? ऐसी बात कौन से इतिहासकार ने कही? तो ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चित्तौड़ में बना विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ जो है ये दिल्ली के कुतुब मीनार जैसा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को
टार्जन टावर की संज्ञा दी? इसमें से कौन सा इतिहासकार ऐसा है जिसने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की उपमा दी है, की संज्ञा दी है? तो वह कौन है? वह फर्ग्यूसन है। फर्ग्यूसन ने ही विजय स्तंभ को टार्जन टावर की उपाधि दी है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हों, जो मेरी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।